हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ आरसीसी। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। आज आरसीसी का पहला क्लास है। आपके सिलेबस में फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सा ज़्यादा हार्ड है, कौन कौन सा इजी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, डिटेल सिलेबस डिस्कशन का वीडियो हम एक डाल चुके हैं। आज से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे आरसीसी, है ना, क्या नाम है इसका, डिजाइन ऑफ आरसीसी। अब देखिए आरसीसी किसी किसी बुक में इसको लिखा होगा आरसीटी, रेनफोर्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी। हाँ, लिखा होगा डिजाइन ऑफ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और कहीं कहीं लिखता है आरसीसी। कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कोई भी हो, अंदर मटेरियल एक ही है ना। ध्यान दीजिएगा, डिजाइन ऑफ आरसीसी, इसका पहले मतलब समझते हैं। भाई डिजाइन मतलब क्या होता है कि नहीं। डिजाइन, तो डिजाइन वर्ड तो आप सुने होंगे अभी तक। एक बात और है कि इस सब्जेक्ट के बारे में हम बताना चाहेंगे कि अभी तक जितने भी आप सेमेस्टर पढ़े हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, और फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर तक के पूरे हम सब्जेक्ट को ले लें तो उन सभी सब्जेक्ट में सबसे हार्ड कोई सब्जेक्ट है तो वो ये है। हाँ, सबसे हार्ड कोई सब्जेक्ट है तो वो है आरसीसी। बस इसको आरसीसी डिजाइन नहीं कहते हैं, शॉर्टकट में से आरसीसी कह देते हैं। आरसीसी सब्जेक्ट है ना, तो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है आपका आरसीसी। हाँ, हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है। आरसीसी के एक एक लाइन में कंसेप्ट छुपा है। बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तब शुरू में हम कुछ पढ़ाएंगे, शुरू में तो समझ आएगा, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप यदि थोड़ा बहुत लापरवाही करेंगे तो नहीं समझ आएगा। तो आपको वीडियो देखना है, समझना है। जैसे कुछ टॉपिक 2 मिनट में पढ़ाए, नहीं समझ आ रहा तो घबराने की बात नहीं है। अभी 2 मिनट पढ़ाए है ना, आगे 2 मिनट और पढ़ाएंगे तब इससे कनेक्ट कर देंगे, जब लिंक करेंगे ना तब समझ आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहना। आज का बात हम नहीं करना है, आगे बहुत सारे वीडियो आएगा, सारे वीडियो की बात करना। बस बने रहिएगा, समझाने की गारंटी मेरी है, बने रहने की, रेगुलरिटी बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। दोनों लोग अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, आरसीसी को ऐसे निपटाएंगे, डोंट वरी। तो आरसीसी कॉम्प्लिकेटेड है, आरसीसी 100% न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है, आरसीसी एकदम कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, आरसीसी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, पूरा कंसेप्ट भरा हुआ। आरसीसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आरसीसी मतलब मज़ा आएगा पढ़ने में। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जितना भी न्यूमेरिकली सब्जेक्ट होता है मेरा फेवरेट है। और समझिए जब हम पढ़ाएंगे तो एकदम जीरो से पढ़ाएंगे, यानी हम पढ़ाते हैं कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं तो हम ये मानकर पढ़ाते हैं मेरे लाल आपको कुछ नहीं आता है। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। आज का क्लास लीजिए, आज का क्लास लेने के बाद आपको रियलाइज होगा अरे वास्तव में हमको कुछ नहीं आता है। हाँ, क्योंकि आरसीसी पढ़ने के लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट जानना जरूरी है। जैसे कि प्रतिबल क्या होता है, जैसे कि विकृति क्या होता है। हम मानते हैं अब प्रतिबल पढ़े होंगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में, अब प्रतिबल विकृति पढ़े होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, लेकिन आज हमसे प्रतिबल विकृति पढ़िए, आपको फील होगा हाँ ये जो सब्जेक्ट है कुछ है। हमसे पढ़िए प्रतिबल विकृति, फिर आपको फील होगा। हम क्या दिलाते हैं आपको, फील दिला के पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। ऐसा ना हो कि पूरा सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर दें और कोई पूछे कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट किया, तो आप कहेंगे हम आरसीसी कंप्लीट कर दिए हैं, तो कहेगा आरसीसी मतलब क्या हुआ। तो पहले हम समझते हैं, है ना, कि डिजाइन मतलब क्या हुआ, आरसीसी मतलब क्या हुआ, डिजाइन। तो बातें हो गई, है ना। डरना बिल्कुल नहीं है, डरना है लेकिन पढ़ना है, ठीक है। डरना बिल्कुल है भाई आरसीसी से। देखिएगा डिजाइन मतलब क्या है। डिजाइन वर्ड सुने होंगे, आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि इस डिजाइन को दिखाओ, नया डिजाइन को दिखाओ, ये वाला डिजाइन नहीं। अब बाइक का डिजाइन देखेंगे, वो डिजाइन नहीं, वो अलग डिजाइन है। हमको क्या है कि हमको लोड को मतलब लेना है। लोड मतलब क्या, अरे जो बीम बनाते हैं, बीम बनाते हैं ना, बीम के ऊपर छत रखते हैं, तो छत का लोड कहाँ आ रहा है, बीम का लोड कहाँ आ रहा है, कॉलम का लोड कहाँ आता है, फाउंडेशन पे थ्रू हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, जमीन में। तो जो कहेगा क्वेश्चन में क्या कहेगा कि 10 किलो एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहेगा डिजाइन का मतलब हम समझा रहे हैं। डिजाइन का मतलब क्या हुआ, कहेगा 10 किलो न्यूटन का लोड है, एक बीम का डिजाइन करिए। किसका करिए भाई,
एक एक वो कहेगा सिंपली सपोर्टेड बीम, वो कहेगा सिंपली सपोर्टेड बीम का डिजाइन करिए, है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम का डिजाइन करिए जो 10 किलो न्यूटन का लोड वहन कर ले और बीम की लंबाई है 6 मीटर। तो डिजाइन मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, हम समझा रहे हैं आपको। वो कहा कि सिंपली सपोर्टेड बीम का डिजाइन करिए, बीम की लंबाई 6 मीटर है और वो 10 किलो न्यूटन का लोड वहन कर ले। तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि जब बीम की डिजाइन करेंगे आप, तो आप ये देखेंगे डिजाइन में कुछ नहीं, लंबाई चौड़ाई निकालना होता है कि मेरे लाल 10 किलो न्यूटन लोड वहन कराने के लिए, है ना, क्या हम कह रहे हैं कि 10 किलो न्यूटन लोड वहन कराने के लिए, ठीक है, क्या हम कह रहे हैं कि 10 बीम, समझ आ रहा, 10 किलो न्यूटन लोड वहन कराने के लिए हमको कितना गहराई का बीम बनाना पड़ेगा, हमको कितना चौड़ाई का बीम बनाना पड़ेगा, हमको कितनी छड़ें नीचे डालनी पड़ेगी, हमको कितने कितने दूरी पर छड़ डालना पड़ेगा, हमको ऊपर कितनी छड़ें डालनी पड़ेगी, हमको छल्ले कितने डालने पड़ेंगे। छल्ला, एक छल्ला होता है, सारी चीज़ें हम बताएंगे। छल्ला कितने कितने दूरी पर, कितने कितने mm व्यास का छल्ला होगा, जो छड़ डालेंगे नीचे जिसे मेन बार कहते हैं, सारा हम बताएंगे। वो कितना mm डाया का होगा। एक देखेंगे छड़ ऐसा बेंट कर दिया जाता है, बेंटअप बार उसे कहते हैं, बेंटअप बार कितना डालेंगे, इन्हें डिटेल में हम बताएंगे कि भाई 10 किलो न्यूटन तुमको लोड वहन कराना है, लंबाई है 6 मीटर, तो बीम की गहराई इतना रख दो, बीम की चौड़ाई इतना रख दो, इतने व्यास का इतना नीचे छड़ डालो, इतने व्यास का इतना ऊपर छड़ डालो, इतने व्यास की इतने दूरी पर छल्ले डालो, इतना हम डिजाइन करेंगे। लेकिन क्या आप डिजाइन किए हैं तो सही है, कैसे पता करेंगे तो डिजाइन किया हो सही है कि नहीं, तो इसके लिए हम चेक करते हैं, चेक इन सीयर। भाई डिजाइन किए, जैसे बाइक बनाती है तो बाइक को चेक करेंगे ना कि पहाड़ पर चढ़ रहा है कि नहीं, किसी से लड़ेगा तो क्या टूटेगा कि बचेगा, सब चेक करेगा, है ना, उसका साकर कैसा है, कहीं जर्किंग तो नहीं कर रहा है, तो सारा हम डिजाइन करने के बाद चेक करेंगे इसका क्या कि भाई ये सीयर में सेफ है ना, ऐसा ना लोड आए तो क्रैक कर जाए, ये बेंडिंग में सेफ है ना, ऐसा ना हो कि लोड आए तो बेंड कर जाए, डिफ्लेक्शन में सेफ है ना, ए बॉन्ड में सेफ है ना, बॉन्ड मतलब कि क्या स्टील कंक्रीट से अच्छा बॉन्डिंग बनाया है कि नहीं, चीजें समझ रहे हैं। तो यही क्या है, डिजाइन है, कुछ नहीं है। लोड लंबाई दिया रहेगा, इसके अनुसार बीम, अब ये बीम कुछ भी हो सकता है भाई, एक कैंटिलीवर बीम हो सकता है, एक क्या हो सकता है, कैंटिलीवर बीम हो सकता है। तो बीम की लंबाई कितना रहे, सॉरी बीम की गहराई कितना रहेगा, बीम की चौड़ाई कितना रहेगा, नीचे से कितनी दूर पर छड़ डालेंगे, कितने व्यास का छड़ डालेंगे, कितना छड़ डालेंगे, कितने व्यास का छल्ला डालेंगे, कितने कितने दूर पर छल्ला डालेंगे, चेक करेंगे कि सेफ है कि नहीं सेफ है। ये बीम के लिए नहीं है, किसी भी के लिए। छत बनाना तो छत में भी हम यही करेंगे कि कितना मोटा छत बनाए, कितना चौड़ा छत बनाए, कितने छत में छड़े डालें, छत में छड़ ही छड़ रहता है। यही काम हम कॉलम में करेंगे। भाई कॉलम का डाया कितना रखें, स्क्वायर है तो उसका साइज कितना रखें, कितना मेन बार कॉलम में डालें, कितना हॉरिजॉन्टल स्टीरअप, सारा देखिए बहुत सारी चीज़ों को हम हो सकता है आज नाम लें आपको ना समझ आए, क्योंकि डिजाइन ये आपको पूरे आरसीसी में करना है, ये पूरे आरसीसी में करना है। 2-3 चैप्टर बाद डिजाइन करना होता है। अभी हम डिजाइन करने के लिए बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, तो 2-3 चैप्टर बाद आपको डिजाइन करना है। लेकिन हम अभी बता रहे हैं तो इसमें का बहुत सारा टर्म आपको हो सकता है ना समझ आए, है ना। जैसे बेंटअप बार क्या है, वर्टिकल स्ट्रिप्स क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या है, इफेक्टिव कवर क्या है, मेन बार क्या है, एंकर बार क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारा 3-4 क्लासें में आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। लग रहा है ना इंटरेस्टिंग, लग रहा है ना, लगेगा नहीं, इंटरेस्टिंग है। हम आपको दिखाएंगे पढ़ाई कैसे होता है, डिजाइन ऑफ आरसीसी का। तो डिजाइन आपको समझ आया, डिजाइन कपड़े वाला डिजाइन नहीं, बाइक वाला डिजाइन नहीं, है ना, मॉडल नहीं बनाना हमको। डिजाइन मतलब कि हम इतना बीम की लंबाई और गहराई का चुनाव करें कि दिए हुए लोड को वो वहन कर सके, आसानी से वहन कर सके, तथा सभी चेक में क्या हो, सेफ हो। हमको डिजाइन ही करना है, हम आगे डिटेल में समझ जाएंगे। डिजाइन समझ आ गया आपको, डिजाइन क्या होता है आपको समझ आ गया। अब आरसीसी देखिए, जब हम छोटे थे ना तो कहते थे सब कि गांव में आया सीसी रोड बनने के लिए आया है। क्या रोड बनने, एक सीसी रोड। तो हम कहते हैं सीसी रोड क्या होता है, वो क्या सीसी मतलब क्या होता है। लेकिन बाद में पता चला कि सीमेंट कंक्रीट, है ना। क्या होता है मेरे लाल, सीमेंट कंक्रीट, है ना। जब सीमेंट कंक्रीट, अब देखिए सीमेंट कंक्रीट मतलब होता है
ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सीमेंट बालू गिट्टी हो, जिसमें क्या हो, सीमेंट बालू गिट्टी हो। अब देखिएगा, जिसमें क्या हो, सीमेंट बालू गिट्टी हो, वही क्या हो जाता है, सीमेंट कंक्रीट। हम एक बात जानते हैं, जो कंक्रीट होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। किसमें स्ट्रॉन्ग होता है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में। कंप्रेशन में क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग होता है। और वीक होता है, किसमें वीक होता है, टेंशन में। किसमें वीक होता है आपका, टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। अब ये कैसे पता चला, पता चला कि मतलब टेंशन में वीक का मतलब ऐसा थोड़ी है हम कंक्रीट का बीम दे देंगे, कह देंगे लो भाई इसको खींच के तोड़ो, टेंशन लगा के तोड़ दो, तो अब तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। तो हम इसे टेंशन में वीक क्यों कहते हैं, टेंशन में वीक इसलिए कहते हैं कि जब इस पर कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, जब इस पर कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा, तो ये 100 यूनिट पे फेल होता है। मतलब 100 यूनिट पे, यूनिट लिख रहे हैं, 100 यूनिट पे फेल होता है। यानी दबाते जाएंगे 80 50 100 पे क्रैक करेगा। फेल होने का मतलब कुछ भी हो जाए, वो क्रैक कर जाए, टूट जाए, बेंड कर जाए, सारा हो जाए। मान लेना कंप्रेशन लगाने पर 100 पे फेल हो रहा है। जब टेंशन लगाएंगे ना, जब इस पर टेंशन लगाएंगे तो 100 का 10 से 15 गुना होगा, या 10 ही यूनिट पे फेल हो जाएगा, या 15 यूनिट पे फेल हो जाएगा। तो देख रहे हैं बहुत कम है कि नहीं है। ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, कंप्रेसिव है, ऊपर वाला कंप्रेसिव है, और नीचे वाला क्या है आपका, टेंशन है। तो ऊपर वाला क्या है, कंप्रेसिव, नीचे वाला क्या है, टेंशन। हम क्या कहेंगे, कंक्रीट के बारे में हम ऐसा कहते हैं कि जो कंक्रीट का तनन सामर्थ्य होता है संपीड़न के रिस्पेक्ट में, संपीड़न की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसीलिए हम मान लेते हैं कंक्रीट तनन में कमजोर होता है। डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होता है, तनन में कमजोर होता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं कहना है। अब जब कंपेयर करते हैं ना तब कमजोर होता है। हम कहेंगे कि कंक्रीट जो होता है संपीड़न की अपेक्षा तनन में कमजोर होता है। संपीड़न का 10 से 15वां भाग, 1/10 से 1/15 भाग होता है। तनन में संपीड़न का 1/10 से 1/15 भाग होता है। चलिए समझ आई। अब देखिए, अब ना हमको आरसीसी की जरूरत क्या बनी, ठीक है। अब देखिए फर्श, आपका फर्श हम क्या, फर्श क्या है भाई, फर्श कुछ नहीं है। देखिए फर्श में छड़ नहीं डालते हैं, जिसमें छड़ नहीं डालते हैं उसे सीसी। फर्श में छड़ क्यों नहीं डालते हैं, कुछ नहीं है भाई, फर्श के पूरा नीचे सपोर्ट रहता है। फर्श के पूरा नीचे क्या रहता है आपका, सपोर्ट रहता है। आप इस पर चल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन छत देखिए, लेकिन क्या देखना है आपको, छत देखना है। देखिएगा छत, ये छत की दीवारें हो गई, ये छत की क्या हो गई भाई, दीवारें हो गई। देखिएगा ये छत, यही तो छत है मेरे लाल, यही क्या है आपका, छत है, समझिएगा, है ना। 3D नहीं मन बारा, समझिए छत हो गया आपका, पीछे भी आपका वाल है, छत हो गया। अब छत का हम साइड व्यू देखेंगे तो कैसे मिलेगा, देखिए छत का साइड व्यू वैसा ही मिलेगा। ये हो गया आपका छत का साइड व्यू। अब देखिए, अब जब छत पे आप लोड रखेंगे, अब जब आप छत पे लोड रखेंगे तो छत के नीचे क्या सपोर्ट है, नहीं। छत के नीचे सपोर्ट है, नहीं। क्या फर्श के नीचे सपोर्ट था, बिल्कुल था, फर्श के नीचे सपोर्ट रहता है। छत के नीचे सपोर्ट है, नहीं। और जब सपोर्ट नहीं है, जब लोड बढ़ेगा तो बताइए ये बेंड होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये बेंड होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। देखिए बेंड हो जाएगा, अरे होगा नहीं, होने का तो कोशिश करेगा, अब कमजोर रहेगा तो बेंड करेगा। बेंड किया, और जैसे ही बेंड किया, ऊपर देखना है कंप्रेसिव आ गया, क्योंकि ऊपर के रेशन नजदीक आए, ऊपर के रेशन नजदीक आए, कंप्रेसिव आ गया। और नीचे कहाँ चले गए, नीचे के बाहर चले गए, टेंशन आ रहा है, नीचे का खींच रहा है, ऊपर कंप्रेशन है। बेंडिंग में पढ़ोगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में, नीचे कंप्रेशन ऊपर टेंशन, सॉरी ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। तब बताइए कंप्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है। और कंक्रीट क्या होता है, टेंशन में कमजोर। नीचे टेंशन आ रहा है, कंक्रीट क्या होता है, टेंशन में कमजोर। टेंशन में कमजोर, तो टेंशन में मजबूत करना पड़ेगा भाई, हमको बैलेंस करना पड़ेगा ना। कंप्रेशन में तो मजबूत है मेरा, चलेगा, लेकिन टेंशन में क्या है, कमजोर है। टेंशन में मजबूत करने के लिए नीचे अब देखेंगे छड़ को हमेशा नीचे ही लगाया जाता है। नीचे हम क्या लगाते हैं, छड़ लगाते हैं। देखिए नीचे हम क्या लगाते हैं भाई, छड़ लगाते हैं। अब नीचे छड़ लगाएं तो ऐसा नहीं नीचे कुछ नहीं रहेगा, नीचे भी गिट्टी बालू रहते हैं, क्योंकि नीचे नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। तो नीचे क्या, नीचे की तरफ। अब कितना नीचे वो हम पढ़ेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहा है ना। वो कितना नीचे, इसका भी है कि नीचे से इतने दूरी पर हमको रिइंफोर्समेंट लगाना है, वो भी है। तो नीचे की तरफ, क्योंकि टेंशन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ क्या लगा देते हैं हम लोग, छड़ लगा देते हैं। जो छड़ होता है वो क्या होता है, टेंशन में मजबूत होता है। अब ये जो बीम था, एक कंप्रेशन में ऊपर कंप्रेशन में मजबूत, नीचे टेंशन में मजबूत, यानी मजबूत हो गया है। ये क्या हो गया आपका, मजबूत हो गया। चीजें समझ आई।
याद करिए अब छत को याद करिए। नीचे से थोड़ा सा टुकड़ा लगाकर छत नीचे ही रखते हैं, देखते हैं ना, थोड़ा सा उठाते हैं, थोड़ा सा इसीलिए उठाते हैं भाई नीचे कवर रहे, इसको कंक्रीट स्टील को कंक्रीट कवर किए रहे कि वो कंक्रीट संक्षारण से, कोरोजन से खराब ना हो। चीज़ें समझ आई है ना। तो इसीलिए जब कंक्रीट को टेंशन में मजबूत करने के लिए रीइंफोर्समेंट देते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब कंक्रीट को टेंशन में मजबूती प्रदान करने के लिए नीचे की दिशा में छड़ को डालते हैं तो छड़ को कहते हैं हम लोग रीइंफोर्समेंट। और जैसे ही कंक्रीट में हम छड़ डाले वो सीमेंट कंक्रीट बन गया रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। क्या बन गया आपका? रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। देखिएगा रीइंफोर्समेंट का मतलब कभी नहीं होता छड़। क्या रीइंफोर्समेंट का मतलब छड़ होता है? बिल्कुल नहीं। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है मजबूती देना। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है भाई एक्स्ट्रा मजबूती देना। जैसे एक सैनिक की टुकड़ी जाती है लड़ाई करने, एक सैनिक की टुकड़ी जाती है लड़ाई करने तो फोन कर कहेगी हमको रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता है, तब पीछे से 2-3 और टुकड़ी भेजी जाएगी, जाओ भाई आगे वाले को मजबूती दो तुम। समझे? तो रीइंफोर्समेंट का मतलब छड़ नहीं होता है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के केस में यहाँ मजबूती कौन दे रहा है? छड़ दे रहा है। तो हम समझते हैं रीइंफोर्समेंट का मतलब छड़। हम कह सकते हैं सिविल इंजीनियर कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम बता रहे हैं रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है मजबूती देना। हमारे लिए मजबूती छड़ दे रहा है तो हम रीइंफोर्समेंट के रूप में छड़ को डालेंगे। आप याद करिए शादी विवाह होती है तो मिट्टी का चूल्हा बनता है। अरे शादी विवाह होती तो किसका चूल्हा बनता है? मिट्टी का चूल्हा बनता है। तो मिट्टी को सिर्फ मिट्टी को गूंथ करके चूल्हा बनाते हैं? नहीं। सिर्फ मिट्टी को गूंथ करके चूल्हा बनाते हैं? नहीं। पीली मिट्टी होती है, आप याद करिए, उसमें चावल का या गेहूं का भूसा डालते हैं। उसमें याद है आपको उसमें क्या डालते हैं भाई? भूसा या भूसी जो भी कह लीजिए। उस मिट्टी में क्या डालते हैं? भूसा या भूसी डालते हैं। वहाँ उस मिट्टी में जो भूसा है ना, भूसी है, वहाँ रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, वहाँ मजबूती प्रदान कर रहा है। चीज़ें समझ आ रही हैं ना। तो हमको समझ आया डिजाइन क्या होता है, हमको समझ आया कि आरसीसी क्या है, आरसीसी की ज़रूरत क्या है। अब आपके दिमाग में एक बात होगा, आपके दिमाग में 2 बात आ सकती है, वैसे आया नहीं होगा लेकिन मेरा काम है बताना, क्योंकि भाई गलत आधा अधूरी जानकारी ना खतरनाक होती है। आप सुने होंगे आधा अधूरी जानकारी क्या होती है मेरे लाल? खतरनाक होती है, सुने होंगे। अब आपके दिमाग में आया होगा अच्छा सर हमेशा नीचे की तरफ छड़ डालेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। जैसे रीइंफोर्समेंट का मतलब छड़ नहीं होता, वैसे हमेशा नीचे की तरफ छड़ को नहीं डालते हैं। तो कहेंगे अरे अभी तो आप कहे हैं नीचे डालते हैं। नहीं, हम कहे हैं लेकिन अब इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हम बता रहे हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन हम कई जगह बताए हैं आपको। एग्जैक्ट कैसे डिफाइन करना है? कंक्रीट को कभी नहीं कहना टेंशन में कमजोर है। कंक्रीट का कंपेयर करते हैं कंप्रेशन से, तब टेंशन में कमजोर आता है। दूसरा समझिए, इसको समझिए। एक कैंटिलीवर बीम है, देखिए वाल एक सिरा फिक्स होता है। कैंटिलीवर क्या होता है बताइए? एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है? फ्री होता है। अब आगे पतला क्यों बनाए, इधर मोटा क्यों बनाए? पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, थोड़ा लेट में पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक हम बता तो रहे हैं आरसीसी के एक लाइन में कंसेप्ट बना। देखिए आगे पतला के मोटा क्यों, इधर मोटा क्यों बनाए, इधर पतला। कैंटिलीवर बीम ऐसा ही बनना चाहिए। यदि आप कैंटिलीवर बीम कहीं ऐसा बनते हुए देख रहे हैं समान मोटाई का तो गलत है ना। ऐसा ही कैंटिलीवर बीम बनना चाहिए, ठीक है। अब कहेंगे सर एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, तब बताना क्या चाहते हैं? देखिए बताना हमें चाहते हैं जब इस पर लोड लगेगा तो कैसे बेंड होगा? ऐसे बेंड होगा। कैसे बेंड होगा मेरे लाल? ऐसे बेंड होगा। कैंटिलीवर बीम कह लीजिए, कैंटिलीवर स्लैब कह लीजिए। अरे ऐसा बेंड होगा कि नहीं? बिल्कुल सर ऐसा ही बेंड होगा। कैसा बेंड होगा? ऐसा ही बेंड होगा। देखिए हो गया बेंड। हम आपसे पूछ दें कि छड़ को कहाँ डालते हैं? आप कहेंगे छड़ टेंशन जोन में डालते हैं। हाँ, ये एग्जैक्ट है। छड़ को कभी भी नीचे ऊपर नहीं बोलना है। यदि कोई आपसे पूछता है कि रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में छड़ को कहाँ डालते हैं, कभी मुंह नहीं खोलना है। कभी मुंह नहीं खोलेंगे आप? क्या नहीं मुंह खोलेंगे कि नीचे डालते हैं? नहीं, कहेंगे सर छड़ को टेंशन जोन में डालते हैं। यहाँ टेंशन जोन कहाँ है? ऊपर। यहाँ टेंशन जोन कहाँ है? ऊपर। तो यहाँ छड़ को कहाँ डालेंगे? ऊपर, क्योंकि टेंशन में मजबूत करता है छड़, है ना। ठीक है, दूसरा बात समझ आया। लेकिन एक बात समझ, हाँ ये चीज़ें समझ आई ना? ठीक है भाई, ये भी समझ आ गया कि छड़ को हमेशा टेंशन जोन में डालते हैं, ठीक है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर छड़ को टेंशन जोन में डालते हैं,
है ना, नहीं आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि अभी बच्चे हैं आप आरसीसी में। लेकिन हम बता रहे हैं आपको देखिए, आप ब्यूटी देखिए, आरसीसी का ब्यूटी देखिए। आप कहेंगे सर एक कॉलम ले लीजिए, आप एक कॉलम ले लीजिए। ठीक है भाई, कॉलम ले लिए, कॉलम में छड़ डालते हैं, बिल्कुल भाई। कॉलम में पढ़े होंगे आयलर फार्मूला, रैंकाइन फार्मूला। कॉलम में क्या डाल दिया, छड़ डाल दिए, यही छड़े हैं। आप कहेंगे सर कॉलम पे जब लोड आता है इसमें तो टेंशन नहीं है। अरे फर्श में टेंशन नहीं था तो छड़ नहीं डाले, कॉलम पे भी तो कंप्रेशन लोड आता है। देखिए कॉलम पे कौन सा लोड आता है, कंप्रेशन लोड आता है, तो फिर सर छड़ क्यों डालते हैं? आएगा कि नहीं आएगा? तो इसके दो रीजन है। दो कौन कौन से रीजन है? पहला रीजन है कि जो छड़ होता है ना, छड़ ऐसा नहीं है कि छड़ टेंशन में मजबूत होता है तो कंप्रेशन में कमजोर होता है। कंक्रीट समझिए, कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होता है लेकिन टेंशन में कंप्रेशन की अपेक्षा कमजोर होता है। लेकिन जो छड़ होता है ना, वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में मजबूत होता है। लेकिन हमको टेंशन में मजबूत करना था तो टेंशन जोन में डालेंगे, अभी हमको कंप्रेशन में भी डालेंगे, उसको डोंट वरी, डोंट परेशान एकदम नहीं होना है। हम क्या कर रहे हैं, जो छड़ होता है, जो स्टील होता है, वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में मजबूत होता है। हाँ बताइए, यहाँ कंप्रेशन लोड ले जाएगा नहीं, क्योंकि छड़ कंप्रेशन में भी मजबूत है, टेंशन में भी मजबूत है। हमको बीम और स्लैब में टेंशन में मजबूत करना था, टेंशन में डाले थे, यहाँ हम डाले हैं तो ये लोड कुछ ना कुछ लोड लेगा, पहली बात। लेकिन मेन पर्पज इसका लोड लेना नहीं है। इस यहाँ देखिए क्या है, तो कॉलम में लोड लेता है छड़, लेकिन ये क्या है भाई, ये बेंड कैसे होगा हमारे, देखिए बेंड यदि ना कॉलम के एक्सिस पे लोड लगेगा, इसे इसेंट्रिक फोर्स कहते हैं। इसेंट्रिक फोर्स हम कॉलम में पढ़ेंगे इसको, जब पढ़े होंगे आप स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में। जब कॉलम के सेंटर पर एकदम एक्सिस पे लोड लगेगा, जब कॉलम के एकदम एक्सिस पे लोड लगेगा तो कॉलम बेंड नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, एकदम बेंड नहीं होगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, वो बेंड नहीं होगा, यानी सिर्फ कंप्रेशन लोड आएगा। लेकिन हमारे पास उतनी एक्यूरेसी नहीं है कि हम एकदम लोड का डिजाइन उसके सेंटर पे ही दे पाएं। हमारे पास उतनी एक्यूरेसी नहीं है कि हम एकदम कंफर्म है कि लोड उसके एक्सिस पे ही लगेगा। यानी कि लोड थोड़ा भी एक्सिस से हट के लगा, लोड थोड़ा भी एक्सिस से हट के लगा, इसे इसेंट्रिक फोर्स कहते हैं। इसेंट्रिक फोर्स कहते हैं, इस एक्सिस और फोर्स के बीच की दूरी को उत्केंद्रता कहते हैं। ये बात का बात है, फोर्स थोड़ा भी एक्सिस से हट के लगा, ये क्या करना चाहेगा, ऐसा ही बेंड करना चाहेगा। ये ऐसा ही क्या करना चाहेगा, बेंड करना चाहेगा। चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। यदि इधर लगा हो तो इधर बेंड करेगा, एक्सिस से हट के थोड़ा भी लगा तो बेंड करेगा। और जैसे ही बेंड किया, इधर आ गया कंप्रेशन, इधर आ गया टेंशन, और जैसे ही टेंशन आया, कंक्रीट टेंशन में कमजोर होता है, हमको टेंशन में ही मजबूती देना था, इसीलिए क्या लगाते हैं, कॉलम में भी छड़ लगाते हैं। चीजें समझ आई? अभी इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी समझिए कि हम कुछ नहीं बता रहे हैं अभी आपको, क्योंकि अभी तो इसके चैप्टर के अंदर घुसना है ना। हमको बीम का अच्छे से डिजाइन करना है, हमको कैंटिलीवर बीम का अच्छे डिजाइन करना है, हमको लिंटल का डिजाइन करना है, हमको 1 वे स्लैब, हमको 2 वे स्लैब, हमको टी बीम, हमको कॉलम, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, बहुत सारा डिजाइन करना है। उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम बस पूरे समझिए, पूरे बुक के बारे में बता दिए कि क्या क्या आने वाला है ना। तो देखिएगा ये होगा। अब हम पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन था कि भाई आरसीसी डिजाइन क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, आरसीसी क्या होता है। अब समझिएगा, अब हम पढ़ेंगे मेरे लाल, अब हम पढ़ेंगे, समझिए पूरे आरसीसी हम दमदार तरीके से पढ़ाएंगे। बस थोड़ा आप लोग, हम कहते नहीं हैं, बस कहते रहे, मार दीजिएगा थोड़ा शेयर ठीक है। हाँ, कहाँ अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि हम जानते हैं मेरे लाल बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, अब जताते नहीं हैं, अलग चीज़ है, थोड़ा जताया भी करिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रतिबल। हम शुरू में कहता है, हमसे प्रतिबल पढ़ के देखिए, नो मजा आए तो कहिएगा। प्रतिबल क्या पढ़ेंगे हम, प्रतिबल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्रतिबल। फिर हम कह रहे हैं अभी तक हम कुछ नहीं पढ़ा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए प्रतिबल, यदि आप मतलब कि थर्ड सेमेस्टर से ही यदि आपको प्रतिबल विकृति नहीं आता है तो आप इंजीनियर बनने लायक नहीं है, सिविल इंजीनियर, ये भी जान जाइए आप।
प्रतिबल जो है ना, जो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है उसका जान है प्रतिबल। जब हम जान कह दिए तो समझिए कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब आप मैं मुंह से हमेशा वर्ड सुनते होंगे कि सिविल इंजीनियरिंग का जान है ड्राइंग। यदि आपको ड्राइंग नहीं आता तो कुछ नहीं आता। ड्राइंग का जो जान होता है स्केल होता है भाई। स्केल नहीं है तो ड्राइंग बनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्केल लिखना भूल गए और नंबर काट देगा, हो सकता है एक भी नंबर ना दे। इसी तरह न्यूमेरिकली सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, तो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट का जो जान होता है ना वो प्रतिबल होता है, स्ट्रेस होता है। यदि आपको स्ट्रेस नहीं आता तो आपको अच्छे से कोई भी न्यूमेरिकली सब्जेक्ट नहीं समझ आएगा। कोई भी नाम ले लीजिए, आपको स्ट्रेस नहीं आता इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं समझ आएगा, आपको स्ट्रेस नहीं आता स्ट्रक्चर मैकेनिक्स नहीं समझ आएगा, आपको स्ट्रेस नहीं आता हाइड्रोलिक्स नहीं समझ आएगा, आपको स्ट्रेस नहीं आता आरसीसी नहीं समझ आएगा, आपको स्ट्रेस नहीं आता स्टील डिजाइन नहीं समझ आएगा, आपको स्ट्रेस नहीं समझ आता, आपको सॉइल मैकेनिक्स नहीं समझ आता। क्योंकि मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स मतलब स्ट्रेस। स्ट्रेस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको पता है कि स्ट्रेस लड़के कैसे पढ़े रहते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या, प्रतिबल क्या होता है भाई? प्रतिबल कितने तरह का होता है सोचिए। जो प्रतिबल होता है वो क्या होता है? प्रतिबल मतलब स्ट्रेस। जो प्रतिबल होता है वो क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, यही तो कहेंगे, बल बटा क्षेत्रफल। तो एक और हम फार्मूला लिखवाएंगे दाब का। एक दाब का, यही से हम शुरुआत करते हैं। दाब यानी प्रेशर, दाब बराबर भी बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर भी क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो दोनों में अंतर क्या है भाई? दाब बल। जो बल होता है ना, समझिएगा, जो बल होता है वो आंतरिक बल होता है। जो बल होता है वो क्या होता है आपका? आंतरिक बल होता है। कौन सा बल होता है आपका? आंतरिक बल। अंदर से निकलता है, दिल से हाँ, दिल से निकालिए कि हाँ अच्छा सर पढ़ा रहे हैं। सर लाइक करके जाइए, बढ़िया कमेंट करके जाइए। जैसे कि हम इसमें बाहर से फोर्स लगाए तो मतलब दाब लगाए, क्या लगाए, एक तरह से कह सकते हैं बल लगाए तो एरिया भाग देंगे तो कहेंगे प्रेशर है। क्या है? प्रेशर। एक तरह से मोटा मोटी समझा रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंटरनल है। देखिए हम यहाँ क्या लगाए, देखिएगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट था। कौन सा ऑब्जेक्ट ले लें भाई? कोई क्या ले लें? ऑब्जेक्ट ले लें। जी कोई बात नहीं, इतना गंदा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। एक क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या लगाए हम? बल लगाए। इसमें क्या लगाए? बल लगाए। क्या ये प्रतिरोध दिया? नहीं। ये बल लगाया चला गया, तो क्या प्रतिबल मिला? बिल्कुल नहीं। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं कि बल लगाएंगे तो प्रतिबल मिले ही मिले। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो प्रतिबल मिले। ये रजिस्ट ही नहीं कर रहा है भाई। इसमें फोर्स लगाएंगे चला गया, फोर्स लगाएंगे चला गया, रजिस्ट नहीं किया, प्रतिबल नहीं मिला। तो प्रतिबल कैसे मिलेगा हमको? प्रतिबल बल का विपरीत। अब इस हम बोर्ड पे क्या लगाए? स्ट्रेस लगाए। बोर्ड पे क्या लगाए हम? फोर्स लगाए। बोर्ड पे क्या लगाए? फोर्स लगाए। तो क्या बोर्ड उधर गया? नहीं। क्या बोर्ड उधर गया? क्या नहीं गया। तो क्यों नहीं गया? क्योंकि जैसे हम फोर्स लगाए हैं, ये अंदर से फोर्स लगा दिया है। एक क्या लगा है? उतना ही फोर्स का लगा दिया है, अपने तरफ से लगा दिया है। तो उसी हम कहते हैं प्रतिबल। यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को, आंतरिक प्रतिरोधी अंदर से लगेगा और ये प्रतिरोध करेगा, ठीक है ना। आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? प्रतिबल कहते हैं। यहाँ सब शुरू होगा। देखिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं प्रतिबल कितने तरह के, तो कहेंगे सर प्रतिबल 2 तरह से। आप सोचेंगे कोई 3 तरह से, कोई कहेगा 4 तरह से, है ना। आप सोचिए प्रतिबल कितने तरह से। तो हम कहेंगे प्रतिबल 2 तरह से। हम कहेंगे प्रतिबल कितने तरह से? हम कहेंगे प्रतिबल 2 तरह से। एक होता है आपका, दूसरा हो जाएगा इधर। सोचिए कौन कौन सा हो सकता है। अरे टेंशन प्रतिबल, नमन प्रतिबल नहीं। देखिएगा, एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। क्या होता है आपका? नॉर्मल स्ट्रेस। यानी हिंदी क्या हो जाएगा? लंब प्रतिबल। क्या हो जाएगा आपका? लंब प्रतिबल, ठीक है भाई। दूसरा हो जाएगा शियर स्ट्रेस। क्या हो जाएगा मेरे लाल? शियर स्ट्रेस हो जाएगा, यानी कर्तन प्रतिबल। क्या हो जाएगा आपका? शियर स्ट्रेस हो जाएगा, यानी कि कर्तन प्रतिबल, है ना। सुने थे, लंब स्ट्रेस को, नॉर्मल स्ट्रेस को हम दिखाते हैं सिग्मा से। कैसे दिखाते हैं? सिग्मा से। और कर्तन प्रतिबल को हम दिखाते हैं टाउ से।
कैसे दिखाते हैं हम, टाउ से दिखाते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, टाउ से। अरे सिग्मा जरूर सुने होंगे आप, सुने होंगे ना, सिग्मा सुने होंगे, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस, अब पहले पूरा बांट लें, क्या बांट लेते हैं, चलिए बांट लेते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेस 3 तरह का होता है। एक होता है आपका एक्सियल स्ट्रेस, एक हो जाएगा आपका एक्सियल स्ट्रेस, दूसरा हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा क्या हो जाएगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका बियरिंग स्ट्रेस। क्या हो जाएगा मेरे लाल, बियरिंग स्ट्रेस। क्या हो जाएगा आपका बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। ठीक है भाई। शियर स्ट्रेस कितने तरह के, 2 तरह के। एक हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा बीम में लगने वाला, अरे मंकेश, हाँ, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। और जब डायरेक्ट हो गया तो दूसरा आपको पता है, घर के बड़ा लड़का का नाम सोनू होता है तो छोटे वाले का मोनू होता है। जब डायरेक्ट हो गया दूसरा इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, पहला हो जाएगा आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, दूसरा हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। समझिएगा, ये जो एक्सियल स्ट्रेस होता है ना, अक्षीय प्रतिबल, क्या है मेरे लाल, अक्षीय प्रतिबल। अक्षीय प्रतिबल, अक्षीय प्रतिबल कितने तरह से, 2 तरह से। पहला लिखिएगा टेंशन, पहला लिखिएगा टेंसाइल, दूसरा लिखिएगा कंप्रेसिव। कंप्रेसिव यानी तनन और संपीड़न, ठीक है। ये देखिए बेंडिंग, बेंडिंग भी 2 तरह से भाई। टेंशन में टेंसाइल कर सकते हैं, टेंशन कर सकते हैं, और दूसरा कंप्रेशन। बेंडिंग में कितने तरह के, 2 तरह से, ठीक है। तीसरा बियरिंग, बियरिंग भी 1 तरह से है, 2 तरह से नहीं। बियरिंग सिर्फ कंप्रेसिव का लगता है, बियरिंग क्या लगता है, सिर्फ कंप्रेसिव का लगता है, ठीक है। एक बार जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बियरिंग स्ट्रेस कितने आया था, कि कौन सा स्ट्रेस, अब हमको एग्जैक्ट नहीं याद है, कौन सा एग्जैक्ट दो नेचर का नहीं होता, यानी टेंशन कंप्रेशन का नहीं होता है, ऐसा कुछ करके आया था। तो ऑप्शन में था एक्सियल था, बेंडिंग था, बियरिंग था। तो बियरिंग का नेचर बस कंप्रेसिव होता है, टेंसाइल नहीं होता, सिर्फ वो कंप्रेसिव लगता है। अभी हम बताएंगे बियरिंग का नेचर कंप्रेसिव कैसे होता है, ठीक है। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं भाई, शुरू से। नॉर्मल स्ट्रेस आपको पता चल गया, ठीक है। ऊपर का मिटा दें क्या, क्योंकि ऊपर हम कुछ बनाएंगे, फिगर बना के आपको समझाना पड़ेगा। अरे यार हाथ से मिटा दिए, कोई बात नहीं है। क्या है कि फिगर बना के समझाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस समझते हैं। जैसे देखिएगा नॉर्मल स्ट्रेस को समझिएगा, ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। नॉर्मल स्ट्रेस समझिएगा, जब कोई फोर्स किसी सरफेस के, है ना, जब कोई फोर्स किसी सरफेस के, जो स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन किए ना, लिखेंगे मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स, ऐसा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स, या सरफेस कर सकते हैं। सरफेस के अनुसार आप फोर्स और सरफेस को इकट्ठा देखेंगे उसके अनुसार, ठीक है। देखिएगा ये देखिए, ये क्या है, फोर्स है, हम फोर्स लगाएंगे। ये क्या है आपका, सरफेस है। जब कोई फोर्स किसी सरफेस के नाम में ही है लंब प्रतिबल, नाम में ही लंब प्रतिबल है ना। जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत कार्य करती है तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को लंब प्रतिबल कहते हैं। देखिए एकदम एग्जैक्ट सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत कार्य करती है तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को लंब प्रतिबल। देखिए ये फोर्स हो गया, ये सरफेस हो गया। अरे मेरे लाल, ये सरफेस का फोर्स कैसा है, तो कहेंगे सर लंबवत ही है कि नहीं है। इसके कैसा है, लंबवत ही है। क्या है भाई, लंबवत ही है। इसके कैसा है, लंबवत है। सारे फोर्स कौन से स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है। यानी जब कोई फोर्स, इसमें क्या होता है कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, ये हो जाएगा आपका सरफेस, ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स। यानी फोर्स क्या होता है भाई, लंबवत होता है सरफेस के। फोर्स क्या होता है, दिखाई तो देगा नाम। आप लोग ना थोड़ा बताइएगा क्वालिटी के बारे में, ठीक है। हम क्वालिटी को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं। थोड़ा सा पैसा कम है तो लाइट नहीं लगवा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लगेगा जल्दी। हमको लग रहा है 1 महीना के अंदर हम पूरा सेट करा देंगे, ठीक है। क्योंकि गरीबी में पढ़ाते हुए बहुत दिन हो गया, हमको लग रहा है कि दूसरा साल है, 2 साल क्रॉस कर गया गरीबी में पढ़ाते हुए, इसलिए चैनल ग्रो भी नहीं किया अभी तक।
कोई बात नहीं, आप लोग हैं ना। और देखिए नॉर्मल स्ट्रेस में हमें इसे सिग्मा, नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा दिखाएंगे। नॉर्मल स्ट्रेस में फोर्स हमेशा सरफेस के लंबवत लगेगा, फोर्स हमेशा कैसा लगेगा, सरफेस के लंबवत लगेगा, ठीक है भाई। एक्सियल स्ट्रेस क्या है, एक्सियल नॉर्मल क्या है, देखिएगा एक्सियल नॉर्मल क्या है भाई, जब कोई फोर्स किसी सरफेस के, देखिएगा ए क्या है भाई, एक कोई सरफेस है, मान ले रहे हैं ए क्या हो जाएगा, कोई सरफेस हो जाएगा, ठीक है, ए क्या है, कोई सरफेस है। अरे सरफेस का एक्सिस होगा कि नहीं, बिल्कुल सर, इसका सेंटर में एक्सिस होगा या कहीं एक्सिस होगा, एक्सिस तो होगा। जब कोई फोर्स, देखिएगा है ना, अब हम 2D से काम चला देंगे, 3D नहीं है ना, 3D में ज़्यादा लाइनें हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा ये 2D है, बताइए इसका एक्सिस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर इसका एक्सिस होगा। अरे एक्सिस होगा ना, बिल्कुल होगा सर। जब कोई फोर्स उसके एक्सिस पे कार्य करता है तथा फोर्स सरफेस के लंबवत भी होता है तो उसे कहते हैं एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस। एक्सिस पे लग गया भाई, जब कोई फोर्स उसके एक्सिस पे लगे और वो क्या हो, लंबवत हो, सरफेस से कैसा हो, लंबवत हो, तो उसे कहेंगे एक्सियल सरफेस स्ट्रेस, सॉरी एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहेंगे, एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस। और आपके सामने मिल गया कि एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस टेंशन भी हो सकता है, एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है। क्या करना है, सेंटर पे दबा दीजिए कंप्रेसिव, सेंटर पे खींच दीजिए टेंशन, है कि नहीं। तो जब कोई फोर्स, देखिए है ना, अब टेंशन किसे कहते हैं, वैसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को बढ़ा दे उसे कहते हैं टेंशन। अरे खींचेंगे तो बढ़ेगा, वैसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को बढ़ा दे या बढ़ाने की कोशिश करे उस फोर्स को कहते हैं टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स आपको पता चल गया होगा, ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को घटा दे या घटाने की कोशिश करे उसे कहते हैं हम लोग कंप्रेसिव फोर्स। क्या कहते हैं, कंप्रेसिव फोर्स। और जब कंप्रेसिव फोर्स उसके एक्सियल पे लगा हो तथा सरफेस के लंबवत हो तो उसे कहेंगे एक्सियल कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस। जब फोर्स टेंसाइल नेचर का हो, एक्सिस पे लगा हो तथा सरफेस से लंबवत हो तो कहेंगे एक्सियल टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सियल टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस। वाह, चीजें समझ आई, ये समझ आई। अब भाई इसका काम खत्म, एक्सियल का काम खत्म, समझ आ रहा होगा। बेंडिंग, अब बेंडिंग क्या होता है भाई, अब देखिए बेंडिंग वो तो पता है, ऐसा फोर्स जो किसी मेंबर को क्या करे, बेंड कर दे। ऐसा फोर्स जो किसी मेंबर को क्या कर दे, बेंड कर दे। देखिए हम डायरेक्ट ही बेंड कर दिए। ऐसा फोर्स जो किसी मेंबर को क्या करे, बेंड करते, तो उसे कहते हैं हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस। लेकिन बेंडिंग कैसा होगा, बेंडिंग एक नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप है। देखिएगा एक कोई सरफेस है, एक कोई क्या है भाई, एक कोई क्या है, ड्राइंग बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, दोनों सपोर्ट रहेगा, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। अब बताइएगा दोनों बीम हो गया या स्लैब हो गया, बीम ही स्लैब बेंड करता है, उसे कहते हैं जो मेंबर बेंडिंग कहते हैं उसे कहते हैं फ्लेक्सर मेंबर। क्या कहते हैं, फ्लेक्सर मेंबर। फ्लेक्सर मेंबर में जनरली बीम और कॉलम आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पे सपोर्ट है, बीच में क्या लगा रहा है, लोड। बताइए लोड लगाएंगे तो बेंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेंड। लोड लगाए तो क्या, अरे दिखाई दे रहा है ना, बेंड होगा। क्या हो जाएगा, देखिए लोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेंड होगा। टूट ना जाए कहीं, 10 रुपये का नुकसान हो जाए। बेंड हुआ, लेकिन लोड सरफेस का कैसा है, लंबवत। देखिए यही तो सरफेस है, सरफेस का लोड कैसा है, लंबवत। अरे सरफेस के लोड कैसा लग रहा है, लंबवत। यानी लंबवत लोड लगेगा तो उसे कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, और लंबवत लोड के ही कारण क्या होगा, बेंडिंग होगा। यानी वैसा फोर्स जो सरफेस के लंबवत भी हो तथा उसके कारण मेंबर बेंड होने की कोशिश करे उसे कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। उसे क्या कहते हैं, बेंडिंग। नॉर्मल लग रहा है ना, लग रहा है। देखिए लगा दिए हम नॉर्मल, देखिए नॉर्मल लगा दिए, नॉर्मल मतलब 90 अंश पे। अब देखिए जब बेंड करेगा तो ऊपर कंप्रेसिव, नीचे टेंशन। देखिए टेंशन कंप्रेसिव नेचर का होता है ना, किस नेचर का होता है भाई, टेंशन और कंप्रेशन नेचर का, ये दिख जाएगा, ठीक है। अब हमको बियरिंग समझना है, ठीक है। बियरिंग का यूज नहीं है आपके, हम नहीं समझाते हैं इसको, रहने देते हैं, नहीं, लेकिन समझना बड़ी जरूरी है। बियरिंग का यूज हमको मतलब इस आरसीसी में नहीं है, बियरिंग का यूज हम करते हैं 6 सेमेस्टर के स्टील डिजाइन में। ध्यान दीजिएगा, बियरिंग स्ट्रेस मतलब क्या होता है, समझिएगा क्या बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है। सबसे पहले देखिए एक कोई मेंबर है, देखिएगा एक कोई मेंबर है, ठीक है। इस पर हम लोड लगाए,
हम कहें यहाँ कौन सा स्ट्रेस आएगा, तो कहेंगे सर ऊपर से लोड लगा रहे हैं कंप्रेसिव, यहाँ कौन सा स्ट्रेस आएगा कंप्रेसिव, यहाँ कौन सा कंप्रेसिव, यहाँ कौन सा कंप्रेसिव, यहाँ कौन सा कंप्रेसिव। ठीक है, एक मेंबर है भाई, देखिए एक मेंबर ए है और दूसरा मेंबर छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। दूसरा मेंबर ए है, दूसरा मेंबर ए है, दो मेंबर हुए, दो मेंबर एक दूसरे के ऊपर रखें, इस पर लोड लगा रहे हैं, लोड लगाए। हम कहें यहाँ कौन सा स्ट्रेस, आप कहें कंप्रेशन। हम कहें यहाँ कौन सा स्ट्रेस, आप कहें कंप्रेशन। हम कहें यहाँ कौन सा स्ट्रेस, आप कहेंगे कंप्रेशन। हम कहें यहाँ कौन सा स्ट्रेस, आप कहेंगे कंप्रेशन। हम कहें जहाँ दोनों सरफेस मीट कर रहा है वहाँ पे कौन सा स्ट्रेस, तो कहेंगे सर यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेस। तो बियरिंग स्ट्रेस एक तरह का कौन सा स्ट्रेस है भाई, बियरिंग स्ट्रेस कंप्रेशन स्ट्रेस ही है। अब बताइए यहाँ से टेंसाइल लगाएंगे तो यहाँ दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं वहाँ स्ट्रेस आएगा क्या, नहीं। अरे टेंशन लगाएंगे तो खिंच जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो स्ट्रेस कैसा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो कंप्रेशन, जो बियरिंग स्ट्रेस होता है एक कंप्रेशन स्ट्रेस का ही एक टाइप है, कंप्रेशन स्ट्रेस का ही एक टाइप है। लेकिन बियरिंग स्ट्रेस वहाँ लगता है जहाँ दो सरफेस का कांटेक्ट पॉइंट हो, यानी दो सरफेस का कांटेक्ट पॉइंट वाले सरफेस पे जो स्ट्रेस, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा उसे कहेंगे हम लोग बियरिंग स्ट्रेस। उसे क्या कहेंगे, बियरिंग स्ट्रेस। बस इतना ही है, ठीक है। यानी नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में हो गया आपको, ठीक है ना। अब हम समझेंगे शियर स्ट्रेस। अरे हाथ से क्यों मिटा रहे हैं भाई, हम क्या समझेंगे, शियर स्ट्रेस, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसा लगा, हाँ ठीक है। शियर स्ट्रेस, अब शियर स्ट्रेस क्या होता है भाई जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत लगता है तो नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। वही फोर्स जब कोई फोर्स किसी सरफेस के समांतर लगता है तो उसे कहते हैं शियर स्ट्रेस। क्या कहते हैं, जब कोई फोर्स, देखिए यही था सरफेस आपका, यही क्या था आपका सरफेस। अब क्या है कि इसके समानांतर, देखिए ये सरफेस है, सरफेस को कैसे लगा रहे हैं हम, समांतर। अरे सरफेस का कैसे लगाए, समांतर लगाए। सरफेस का कैसे लगाए हम, समांतर लगाए। जब कोई फोर्स किसी सरफेस के समांतर लगाते हैं, जब कोई फोर्स किसी सरफेस के समांतर लगाते हैं उस समय उत्पन्न प्रतिबल को कहते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस। क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस कहते हैं भाई। शियर स्ट्रेस का एक खूबी है कि शियर स्ट्रेस हमेशा पेयर में रहता है। किस में रहता है भाई, पेयर में रहता है, ठीक है। एक और नोट लिख लीजिएगा, शियर स्ट्रेस को सिग्मा टाउ से दिखाते हैं। एक नोट क्या है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, चलिए इसको बाद में बताएंगे। पेयर में रहता है, देखिएगा जैसे कि एक सरफेस है, एक क्या भाई नीचे हम कर दे रहे हैं फिक्स, एक फिक्स का सिंबल होता है भाई, फिक्स का। देखिए एक सरफेस है, ठीक है, आप लोग जरूर पढ़ेंगे। इधर से क्या लगा दिए भाई, इधर से लगा दिए हम फोर्स, इसके समांतर है कि नहीं है, देखिए इसके क्या है, समांतर है। जब फोर्स लगाएंगे तो वेट ए मिनट, चलिए देखते हैं। ओह कोई आ गया था, रहते हैं 4 मंजिले पर। नीचे जाइए, दरवाज़ा खोलिए, ऊपर आइए, हालत ख़राब हो जाता है जल्दी, क्योंकि 4 मंजिले पर नीचे जो है ना वो इंतज़ार नहीं करना चाहते। नीचे कौन आया था, मेरा भाई आया था, ठीक है, तो वही चले गए थे। अब देखेंगे वेल बजा रहा, टिंग टोंग, थक गए, दौड़ते गए, दौड़ते आए हैं। देखिएगा हाँ क्या कर रहा है, लाइट उड़ जाता है यार। हाँ ये सरफेस है, देखिए एक ऐसा है, इस वाले सरफेस का कैसा है, कहेंगे सर इस वाले सरफेस का समांतर है। जैसे फोर्स लगाएंगे तो नीचे फिक्स है ना, नीचे क्या है, फिक्स है, तो ये इधर से फोर्स लगा देगा। और जब देखिए फोर्स लगाया हमेशा पेयर में रहेंगे, ये भी इसका कैसा है, समांतर है, हमेशा इसके सरफेस कैसा है, समांतर है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाता है आपका, इधर चला जाता है, ये इधर चला जाएगा। ये ऑब्जेक्ट अब ऐसा ना रहा, ये ऑब्जेक्ट अब ऐसा हो गया। तो एक चीज़ और समझिएगा, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है ना, नॉर्मल स्ट्रेस से साइज चेंज होता है। क्या चेंज होता है आपका, साइज चेंज होता है भाई, है ना। देखिए टेंशन लगाए तो टेंशन में साइज बढ़ेगा, कंप्रेशन लगाए साइज घटेगा। देखिए सब में टेंशन कंप्रेशन है,
लेकिन जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस से शेप चेंज होता है भाई। क्या चेंज होता है? शेप चेंज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चेंज होता है? शेप चेंज होता है। पहले ऐसा था, ये अभी भी उतना ही लंबा है, ये अभी भी उतना ही लंबा है, लेकिन ऐसा हो गया। पहले ऐसा था, अभी भी उतना ही लंबा है, लेकिन ऐसा हो गया। और लंबा इतना था, ये इतना हो गया, इतना है इतना हो गया, ये इतना था उधर चला गया। शेप, साइज नहीं चेंज हुआ, बस क्या हो जाता है आपका? शेप चेंज होता है। तो शियर स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक दो जगह हमें कई जगह आएगा, लेकिन इतना से काम चल जाएगा। जो शियर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है भाई? वो सरफेस के समांतर होता है। शियर स्ट्रेस हमेशा पेयर में होता है, तथा दो बल एक दूसरे के समांतर, देखिए दो बल एक दूसरे के समांतर विपरीत दिशा में सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। यानी 10 न्यूटन का होगा, 10 न्यूटन का भी होगा। शियर फोर्स में दो बल एक दूसरे के समांतर विपरीत दिशा में सेम मैग्नीट्यूड के कार्य करते हैं। तो यहाँ क्या होता है आपका? इसे हम कहते हैं डायरेक्ट शियर। हाँ, इसे कहते हैं शियर स्ट्रेस। क्या होगा भाई? शियर स्ट्रेस को किसे दिखा है? टाउ से। अब डायरेक्ट मतलब, अब देखिए जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मिलता है वो बीम में मिलता है। किस में मिलता है? बीम में। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस किस में मिलता है? शाफ्ट में मिलता है। मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, हमको शाफ्ट से लेना देना नहीं है, हम इधर इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे, उधर उसको छुएंगे ही नहीं। एक रीजन बता रहे हैं, देखिए जो डायरेक्ट बीम पढ़े होंगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में। अरे एसएफडी बीएमडी बना पाए हैं कि नहीं? आप बना लेते हैं। लड़के कहते हैं सर एसएफडी बीएमडी बहुत दिक्कत होता है। अरे चुटकी का कमाल है, 1 मिनट में एसएफडी बीएमडी आता है। 1 मिनट लगेगा, हम पढ़ाएंगे तो आप खींच देंगे, ठीक है। शियर स्ट्रेस क्या होता है भाई? आप एसएफडी बीएमडी बनाए हैं बीम में, एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम, यही तो है शियर फोर्स डायग्राम। तो बीम का शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं, और डायरेक्ट लगता है, डायरेक्ट आपको दिखता है तो बना लेते हैं। लेकिन सॉफ्ट का एसएफडी बीएमडी डायरेक्ट नहीं दिखता है, उसको जनरल कंडीशन में नहीं बना सकते, वो इनडायरेक्टली लगता है। और कैसे लगता है? इनडायरेक्टली। मतलब समझिए बीम में कैसे लगता है भाई? देखिए बीम का समझाते हैं हमको, उसको थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, ऐसा नहीं है छोड़ देंगे, कंसेप्ट तो क्लियर करना जरूरी है। बीम, यहाँ लोड लगाए, यहाँ क्या लगाए? लोड लगाए। जब ये लोड लगा तो नीचे क्या रहेगा? रिएक्शन रहेगा। जब ये लोड लगा तो मुझे नीचे से रिएक्शन, इसको काट कर देखना है, इसको काट कर देखिए। जब काटेंगे देखिए ऐसा हो जाएगा, इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, इसको ऐसा, तो देखिए कैसा हो जाएगा? नीचे से एक लगा रहे हैं, एक नीचे से लगा रहे हैं, देखिएगा। एक क्या है? डब्लू, इसको हम डिटेल में बताएंगे। W/2 हो जाएगा, ये W/2 हो जाएगा, ऐसा पढ़ोगे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में। एक W/2 लगा, देखिएगा जब बीम संतुलन में है, देखिएगा जब बीम क्या है? संतुलन में है, तो बीम के सभी पार्ट संतुलन में होंगे। बीम संतुलन तो बीम के सभी पार्ट संतुलन, इसको संतुलन करिए भाई। W/2 लगा, तो संतुलन के लिए ऊपर से कितना लग जाएगा? W/2। ऊपर से कितना लग जाएगा मेरे लाल? W/2। देखिए यहाँ से नीचे से W/2 लगा, ऊपर से कितना लग जाएगा आपका? W/2। कितना लग जाएगा आपका? W/2। W/2 मिलकर W हो गया। देखिए तो बीम संतुलन तो बीम के सभी पार्ट संतुलन। लेकिन ध्यान दीजिए, एक यहाँ से W/2, यहाँ से W/2। ये देखिए इस वाले को, देखिए इस वाले को, क्या सेम मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल, W/2 सेम मैग्नीट्यूड। क्या समांतर है? बिल्कुल। क्या विपरीत दिशा में है? बिल्कुल। क्या दे दिया? शियर, डायरेक्ट शियर। तभी तो आप एसएफडी बना पाते थे। इसमें भी देख लीजिए वही कंडीशन लागू होगा। इनडायरेक्ट क्या होता है? देखिए इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? देखिए जैसे ढक्कन को खोलना है, देखिए दो बल लगा रहे हैं, एक ए, 2 बल। और इसके कैसे लगा रहे हैं आप? समांतर। देखिए इसके कैसे लगा रहे हैं? समांतर। 2 बल, एक बल है। और इस वाला सरफेस के कैसे लगा रहे हैं? समांतर। समझिए जनरल कंडीशन, यही क्या है आपका? इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। यहीं से क्या मिलता है आपको? इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस मिलता है। एक सबसे बड़ा नोट लिखिएगा, अभी तक का स्ट्रेस का सबसे बड़ा नोट लिखिएगा। सबसे बड़ा नोट अभी स्ट्रेस का सबसे बड़ा नोट ये है कि जो एक फोर्स है ना, जो एक फोर्स है, फोर्स को हिंदी में ही लिख दे रहा है यार, तभी गलत हो गया। जो एक फोर्स है वो एक फोर्स वो नॉर्मल स्ट्रेस भी दे सकता है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस भी हो सकता है, और शियर स्ट्रेस भी हो सकता है। देखिएगा, हम समझिएगा,
जो एक फोर्स है ना वो नॉर्मल शियर दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल होगा शियर नहीं होगा, जो शियर होगा नॉर्मल नहीं हो सकता है। जो एक फोर्स है वो दोनों हो सकता है। कैसे दोनों हो सकता है समझिए। अरे आप देखे होंगे, आज रियलाइज करेंगे। ये देखिए एक क्या है भाई, बीम है। एक क्या है, बीम है। इस पे क्या लगा, फोर्स। इस पे क्या लगा, फोर्स। ये फोर्स इसके कैसे है, 90 डिग्री पर। कैसे है, 90 डिग्री पर। अरे जब 90 डिग्री पे है तो नॉर्मल, 90 डिग्री पे है तो नॉर्मल। लेकिन ध्यान से देखिए, दिल की नज़रों से उसको देखिए, उस फोर्स को ना दिल की नज़र से देखिए, तो आपको ये मिलेगा ये जो फोर्स है ना इस वाले सरफेस के समांतर है। अरे इस वाले सरफेस के क्रॉस सेक्शन के, कितना भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए आप, ये जो फोर्स है क्रॉस सेक्शन के कैसे है, समांतर है। इस वाले सेक्शन के लंबवत है। यही फोर्स इस वाले सेक्शन के समांतर है। इसके है क्या, देखिए इसके क्रॉस सेक्शन काट लीजिए, अनंत क्रॉस सेक्शन मिलेंगे। सभी क्रॉस सेक्शन का फोर्स कैसा है, समांतर है। तो यहाँ पर जो फोर्स है शियर स्ट्रेस भी दे रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस दे रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ बेंडिंग देखा। एक और चीज़ हम आपको बता रहे हैं, आप याद करिए वो ज़माना जब ऐसा SFD BMD बना पाते थे। आप एक फोर्स लगा देते थे, ऐसा SFD हो जाता था, ऐसा BMD, SFD ऐसा नहीं, चलिए UDL लगा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। मतलब कि ऐसा SFD, ऐसा BMD, अरे SFD हो गया, BMD हो गया। बताइए यही लोड लगता, यही UDL लगाना, यही UDL जो लग रहा है वहाँ पे, वहाँ जो UDL है वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस का काम कर रहा है, तभी तो बेंडिंग हमको मिल रहा है। तो BMD, तभी तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पा रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है वहाँ, और वही स्ट्रेस शियर भी दे रहा है, तभी तो शियर फोर्स डायग्राम बना पा रहे हैं। तभी क्या बना पा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल शियर है तभी हम क्या बना पा रहे हैं, शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं। तो जो फोर्स है ना यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सभी फोर्स, ऐसा नहीं सोचना है कि सभी फोर्स शियर और नॉर्मल, मतलब नॉर्मल शियर दोनों देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरल कंडीशन में देखिए, यहाँ पर देखिए कि जो एक फोर्स है वो नॉर्मल शियर हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कि कन्फ्यूज ही नहीं रहना कि दो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, नॉर्मल और शियर दोनों दे रहा है। नॉर्मल को जैसे बेंडिंग आता है इसलिए BMD बना पाते हैं, शियर को जैसे डायरेक्ट शियर मिलता है SFD बना पाते हैं। तो ये रहा आपका शियर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्स, कि फोर्स सरफेस के कैसे लग रहा है। अभी हम इंटेंसिटी के आधार पर पढ़ेंगे कि तीव्रता के आधार पर स्ट्रेस क्या होता है। हम कहें ना, हम स्ट्रेस पर 2-3 लेक्चर आपका हम ले सकते हैं, बिल्कुल 2-3 लेक्चर स्ट्रेस पे ले सकते हैं और लेंगे, है ना। अब हम समझेंगे स्ट्रेन क्या होता है। अब हम समझेंगे क्या कि स्ट्रेन क्या होता है, विकृति क्या होती है। अब हम समझते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेन रहने दे क्या, चलिए स्ट्रेन को अगले में, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो स्ट्रेन और इंटेंसिटी के आधार पर स्ट्रेस, स्ट्रेन अगर यदि हम नहीं भी बताते हैं तो 2-3 लेक्चर बाद कभी बता देंगे, वो 10 मिनट का टॉपिक है स्ट्रेन का, है ना। लेकिन चलिए अगले लेक्चर में हम पढ़ाते हैं आपको स्ट्रेन का, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और एकदम नए आए हुए हैं एकदम करके सब्सक्राइब जाइए, और यदि आप पुराने हैं तो थोड़ा शेयर करिए, कहिए कि हाँ वैल्यू मिलती है क्लास की, है ना। कोई बात नहीं, अब आएंगे देखेंगे। आज तो मतलब शुरू में आज पहला लेक्चर था तो 2-4 अपना बात नहीं कि सब्जेक्ट का ही बात की है। बीच में कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब फालतू बातें नहीं करते, हम आते हैं पढ़ाते हैं, लास्ट में 2 मिनट यदि हमको याद आ जाता है तो कह देते हैं लाइक सब्सक्राइब करिए, नहीं तो निकल लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक।